चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक सेमिनार को संबोधित कर रहे हैं। पीएस तो सुखबीर सिंह जी है, लेकिन चिन्मय देवनाथ जी, ओपी गोयल जी, आनंद जी, सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन है। ये एक सुखद संयोग भी है जहां हम बात कर रहे हैं अतीत के काल के। वैसे तो कई सारे उदाहरण हैं, लेकिन ज्ञात इतिहास में भोजपत्र पर समांगन सूत्रधार के माध्यम से हमारे अपने राज्य के ही राजा भोज ने इन सारी बातों को लिपिबद्ध करते हुए, यद्यपि वो ऐसे शासक थे जिनके परमात्मा ने कोई विलक्षण व्यक्तित्व के आधार पर बहुत सारी चीजों को उन्होंने अपने जीवन काल में लागू करके दिखाया है। ऐसे में उनके माध्यम से ये जो 5 तत्वों का शरीर है, और यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा हमारा पिंड है वैसा ही ये सामने का हमारा संसार है। और इसी के अंदर 5 तत्व में से भी अगर हम गौर से देखेंगे तो एक तत्व प्रधान है, लेकिन चारों तत्व उसके अंदर मिलते हैं। एक तत्व के अंदर चारों तत्व के, अर्थात जैसे पृथ्वी की बात कर लें तो पृथ्वी प्रधान हो गई, लेकिन पृथ्वी पे जल भी मिलेगा, पृथ्वी पे वायु भी मिलेगी, पृथ्वी पे अग्नि भी मिलेगी, और वो आकाश में स्वयं घूम रही, खेल रही आकाश में, तो आकाश उसके चारों तरफ है। तो एक तत्व प्रधान, लेकिन चारों तत्व उसके अपने आप में हमको ये जो 5 तत्वों के पीछे की जो कल्पना 5 तत्वों से बना ये हमारा संसार, हमारे शरीर के अंदर के हिस्से में भी, तो एक दूसरे के साथ जो हम अपने इस रिश्ते को बनाते हैं, ये अगर अपन आज के इस दौर की दृष्टि से देखें, प्राचीन कई प्रकार की चीजों के लिए मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, आईबीसी को, ग्रीन बिल्डिंग से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण विषय के लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। कुछ उदाहरण भी मैं आपके सामने देना चाहूंगा। जैसे जीपीएस तो अभी बना है, लेकिन कालगणना की नगरी, महाकाल की नगरी, समय का सेंटर, अब तो जीपीएस रखो, पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.26 डिग्री झुकी हुई है, और ये झुकने वाला पॉइंट भी ये घूमता हुआ है। प्राचीन दृष्टि से देखा जाए तो वो हम मान सकते हैं कि पृथ्वी की शेषनाग पे ऊपर टिका हुआ है, तो वो जो विचलन करते हैं तो थोड़ा कंपायमान होता है। लेकिन अगर अपन इसको अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखें तो वो जो पॉइंट महाकाल के ऊपर पॉइंट था, वो आज खसक करके 32 किलोमीटर दूर एक ऑब्जर्वेटरी बनाई हमने साइंस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके। लेकिन ये साइंस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके ऑब्जर्वेटरी तो 2008 में बनाई, लेकिन इस पॉइंट की खोज करने के लिए ये हमारे 2 दिन बहुत महत्व के हैं, जिसके अपने यहाँ इस तरह से माना जाता है कि उत्तरायण से सूर्यनारायण की कक्षा बदलती, सूर्यनारायण उत्तरायण दक्षिणायन में जाते हैं, तो आज की दिशा में संक्रांति वो होती है, और संक्रांति में 21 जून और 22 दिसंबर ये 2 दिन होते हैं जहां सूर्य अपनी कक्षा बदलता है। और जो सूर्य कक्षा बदलता है तो वो अपनी आंखों से आपके सामने दिन के 12:27 पर सूर्य की छाया उस पॉइंट पे अपने आप में 0 होती है। जब मजाक में बोलते हैं कि ये ऐसा समय आया कि जो अपना साया भी साथ छोड़ देता है, वो अपने आंखों से दिखाई देता है, वो पॉइंट जिसको समय गणना का मुख्य केंद्र माना जाता है। लेकिन प्रकृति के तालमेल को भी हम देखते हैं। मैं सालों से वहां जाता रहूं, प्राधिकरण का अध्यक्ष था तब भी, टूरिज्म का भी, और अब तो आईआईटी हमारा इंदौर और आईआईएम और सारे लोग जुड़ करके बहुत अच्छे ढंग से हमारे सारे जो हायर एजुकेशन के लोगों ने वहां अपने रिसर्च सेंटर बनाए। तो ये ऐसे कुछ चीजें, जैसे मैंने कहा कि ये 5 तत्वों में जुड़ा हुआ दूसरा तत्व स्थापत्य की दृष्टि से तो हमने सेंटर पॉइंट बनाया, लेकिन उसी समय जाने क्या होगा, 21 जून हो या 22 दिसंबर, परमात्मा की ऐसी लीला रहेगी कि उसी समय कुछ न कुछ बूंदे पानी की जरूर गिरेगी। और ऐसा होगा कि जिस समय सूर्य की छाया गायब होने वाली, तो ऐसा लगेगा घनघोर जून में बारिश हो रही है, बादल बिल्कुल घनघोर है, अब कहां से सूर्य दिखेगा, कहां छाया गायब होगी। पर जाने क्या होगा, भले 5 मिनट हो या 10 मिनट, अपने आप बादल छट जाएंगे और सूर्य बिल्कुल अपनी उस समय प्रकाश दिखाएगा। अब ये कुछ रहस्य जिसके बारे में भविष्य में रिसर्च होगी और मालूम पड़ता जाएगा
कि ये वाकई जब रचनाओं के साथ परमात्मा ने क्या क्या किया है। लेकिन अगर आज के दौर की दृष्टि से भी देखें तो सच में मुझे भोपाल में तो मजा आया राजा भोज के साथ जोड़ करके ये ग्रीन बिल्डिंग के कंसेप्ट पे चलते हुए। लेकिन ये अगर हम मांडव में भी करें आज से 2 महीने बाद, तो मांडव वाकई अद्भुत स्थान है जो जल का प्रॉपर प्रबंधन करते हुए अपने एक तालाब ऊपर है, उसके ऊपर नीचे से ला करके वो लगभग 1000 साल पुरानी रचना का इतना सुंदर प्रबंधन किया गया कि दूसरी मंजिल पर भी आराम से ठंडा करने के लिए पानी की शीतलता के बलबूते पर, उस बिल्डिंग के बलबूते पर आप अपना पुराना स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण देख सकते हैं। जब ग्रीन बिल्डिंग की बात करते तो ऐसी बहुत सारी चीजें, अगर अपन, मैं गया हूं उस स्थान पर, श्रृंगेरी है। श्रृंगेरी शंकराचार्य से जुड़ा हुआ स्थान है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर की विशेषता है कि उसमें 1 2 3 4 6 इधर 6 इधर 12 राशियों के उसमें मंदिर बने हुए, बीच में भोलेनाथ बैठे हैं। लेकिन 12 ही राशि में तुंगभद्रा के किनारे होने के कारण से सूर्य की पहली किरण जैसे ही, मान लो अभी सूर्य सिंह राशि में चल रहा है, तो सूर्य की पहली किरण अपने आप सूर्य राशि पे सूर्य मंदिर में ही जाएगी और सिंह राशि के जहां पड़ी वहीं पे किरण पड़ेगी, और जैसे ही बदल जाएगी तो दूसरे पे आएगी। अब ये दोनों का तालमेल इतना सुंदर है कि ये कैसे होता है, क्या होता है, वास्तव में वो साइंस है। लेकिन ये जो बनी हुई रचना, ये स्थापत्य के उत्कृष्ट उदाहरण है जिनके बलबूते पर हमारा प्राचीन ज्ञान विज्ञान को आज भी हम स्मरण करते तो आनंद आ जाता है। अब आज के दृष्टिकोण से ही देखें, ये अभी तो हमारी वो पीढ़ी है जिसने अपने घट्टे के चूने से मकान बनते हुए देखे और भी प्रकार से देखे। लेकिन ये आज से पहले अगर अपन देखें तो निर्माण को लेकर के जिस प्रकार से ये सीमेंट जब नहीं आई थी तो किले बनाने के लिए वही गोंद, सरेस, लोहा चूने के साथ मिक्स करते हुए उसके अंदर चमड़ा डाल देते हैं और मजबूत करना तो उसके घट्टे के साथ जोड़ते हुए जिस ढंग की उसका पेस्ट बनाते थे कि तोप के गोले का भी असर नहीं होने वाला। अरे आज हमारे बीच में आज के समय में भी इस बात की आवश्यकता है, जिस बात की हम बात कर रहे हैं कि अनावश्यक रूप से हमारा पैसा क्यों बिगड़े और सही साठ तरीके से अपना अगर रुपये का सही सदुपयोग करना है तो जितने प्रकार से प्राकृतिक रूप से हम उन सारी चीजों का लाभ ले लें, उसी आधार पर ये जो हमारी कंसेप्ट में माननीय मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें जिन्होंने प्राचीन ज्ञान के साथ वर्तमान विज्ञान के आधार पर एक आंदोलन का स्वरूप बनाया है कि हाँ, हमारे बीच आज इस बात की आवश्यकता है कि प्रकृति के साथ जीना सीखे, प्रकृति के साथ हम चले। और ये पुरानी वास्तुकला, नगर नियोजन यंत्र, अपन तो वो सारी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सारी हमारी नगर नियोजन की रचनाएं आंखों से दिखाई देती, जिस आधार पर हम अपने प्राचीन विज्ञान को उस तरह से देखते हैं। ये मैं भोपाल तालाब का ही बताता था कि भोपाल तालाब का आपने साथ उदाहरण भी दिया है कि तालाब अगर बने तो तालाब की मुख्य धारा को क्यों बंद करें, मुख्य धारा लास्ट में रख दो तो पानी का रिस्टोर भी हो जाएगा और डिस्चार्ज बहुत बारीक कोलार की तरफ का छोटा सा डिस्चार्ज है, जिसमें हमारे लिए नगर में आज लगभग 1000 साल बाद भी भोपाल की बस्ती को कोई खतरा नहीं, क्योंकि वो जो मुख्य अभी तक डैम बनाने की टेक्नोलॉजी बिल्कुल मुख्य धारा पे ला करके बंद करने, जब मुख्य धारा का डैम डैमेज होगा तो वो पानी बहा के ले जाएगा तो नीचे के डाउन स्ट्रीम में कितने लोग मरेंगे, क्या क्या होगा। मोरवीक से लगाकर कितने सारे अपन ने डैम के उदाहरण देखे हैं, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें कभी खतरा है ही नहीं, क्योंकि बाकी चट्टान है, पानी आने तो जितना आ रहा है और जितना चाहिए लेवल मेंटेन करना तो बाकी का डिस्चार्ज कंट्रोल कर लो। तो ये जो छोटे छोटे उदाहरण है लेकिन अद्भुत उदाहरण है। अकेले उज्जैन के अंदर देखता हूं महाकाल बाबा की नगरी में, तो उज्जैन में पीछे से क्षिप्रा जी जाती है। क्षिप्रा जी के जमाने विक्रमादित्य के काल में उन्होंने एक रचना बनाई और रचना की एक तो क्षिप्रा जी की खुद की भी धारा ऐसी बनाई कि जिसके आधार पर वो ऐसा लगता है जैसे कमर में पट्टा लपेटते हैं, ऐसी पूरी चारों तरफ क्षिप्रा जी जाती और उनके आधार पर उनकी रचना ऐसी है जैसे हमारे लिए अगर लघु रूप से भारत के अंदर देखना चाहे तो अपने को वहां दिखाई देगा कि जैसे भगवान के मंदिर देवी देवता भी जिस दिशा में धारा नदी की बह रही वो उनकी मर्जी से उस स्थान पे बैठने के लिए उनने स्थान उपलब्ध कराया। जैसे अब पूर्व की दिशा से गंगा जी जाती तो हम सब जानते कि बंगाल से आगे जाओ तो सब तो तांत्रिक पूजाएं होती,
तो काली माता का मंदिर और इस प्रकार के जो आनंद है, बलि प्रथा से लेकर कई सारी चीजें, मैं उस पर बोलना थोड़ा सा संकट में देगा, लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं कि वो असम से लेकर ऊपर, तो ऐसे कैसे उज्जैन में अगर ये तांत्रिक पूजा करना, तो काल भैरव, गढ़कालिका, विक्रांत भैरव, जहाँ नदी की दिशा पूरब में, ये उधर ही बैठे हुए सारे देवता है। तो जहाँ नदी की धारा वहां देवता का स्थान। और अगर सात्विक पूजा करना है तो महाकाल की साथ हमारी हरसिद्धि माता की पूजा, सिंहस्थ के दरमियान जहाँ दर्शन करना, वो उत्तर दिशा नदी में बहती, वो सात्विक पूजा है। जहाँ नवग्रह मंडल बैठना, वहाँ अपने आप में नदी की दिशा पूरब से आते हुए पश्चिम की तरफ जाने का रास्ता है, वहाँ विक्रमादित्य ने नवग्रह बिठाए। और खगोल की दृष्टि से मंगल की बात करते हैं कि अतीत के काल में जब नवग्रह की रचना हो रही थी, तो नवग्रहों की रचनाओं के समय पृथ्वी पर एक उल्कापात हुआ, और उल्कापात होने से उज्जैन अपने वो केंद्र बनता है, ऐसा मानते, पता नहीं उस काल में क्या होगा, लेकिन वो उल्कापात के कारण पृथ्वी से एक टुकड़ा निकला और आगे जाकर वो मंगल बना, इसलिए पृथ्वी का पुत्र भी मंगल कहलाता है। इसलिए मंगल से जुड़े हुए सारे घटनाक्रम को लेकर वहां नदी की धारा पलटती है, वो वहां स्थान ध्यान में आता है, जहां हमारी दिशा एक तरह से पूरब से एकदम उत्तर की तरफ नदी घूम जाती। तो एक एक करके ऐसे सारे चीजों के साथ हमारे लिए ये सब बातों पे बात करने के साथ साथ आज का समय तो इसी बात का है कि हमारे साथ सरकार का पैसा भी सदुपयोग की तरह लगे, उसका हमारे स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी हो, राष्ट्र के लिए भी हो। और खासकर ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट को लेकर के जब मैं पिछली बार आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने कहा वाकई इसको जहां भी बिल्डिंग बनेगी इस कंसेप्ट को लेकर चलने की जरूरत है। मध्य प्रदेश उसमें आगे बढ़ा है। मैं बधाई देना चाहता हूं पीडब्ल्यूडी मंत्रालय को और माननीय मंत्री जी को, जिन्होंने इस बात को लेकर आगे। सच में हमारे यहाँ तो बहुत सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन, ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, सतत निर्माण सामग्री, स्मार्ट अर्बन प्लानिंग, पर्यावरण अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे कई विषयों को लेकर आप लोग चर्चा करने वाले हैं। ग्लोबल वार्मिंग और अलार्मिंग तो हो ही चुकी है, इसके बारे में बात आई गई है कि वर्तमान के दौर में अब हमको समझ में नहीं आता है, अब कितना अटपटा भी लगता है और ऐसा भी लगता है। भरपूर आम का सीजन, मैं खुद भी बंगले में देखा, इतने बढ़िया आम लगे थे कि वाह आनंद आएगा, और जो आंधी तूफान आया कि सब झड़ करके नीचे पड़ गए। अब ये किसी के मन पे, जिनकी फसल होगी किसान की, उसके मन पे क्या बीतेगी। पूरे साल की एक फसल होती है आम की, और ऐसे में आम तो फिर हर दूसरे साल गेप करता है, मतलब आमतौर पर तो जिसके साथ में ऐसी बीतती है। तो ये ग्लोबल अलार्मिंग जो हो रही है, ये वास्तव में किसान के लिए भी, समाज के लिए भी, सरकार के लिए, इसमें हमारे लिए नगर में आज लगभग 1000 साल बाद भी भोपाल की बस्ती को कोई खतरा नहीं, क्योंकि वो जो मुख्य अभी तक डैम बनाने की टेक्नोलॉजी बिल्कुल मुख्य धारा पे ला करके बंद करने की, जब मुख्य धारा का डैम डैमेज होगा तो वो पानी बहा के ले जाएगा, तो नीचे के डाउन स्ट्रीम में कितने लोग मरेंगे, क्या क्या होगा। मोरबी से लगाकर कितने सारे अपन ने डैम के उदाहरण देखे हैं, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें कभी खतरा है ही नहीं, क्योंकि बाकी चट्टान है, पानी आने तो इतना आ रहा है और जितना चाहिए लेवल मेंटेन करना, तो बाकी का डिस्चार्ज कंट्रोल कर लो। तो ये जो छोटे छोटे उदाहरण है, लेकिन अद्भुत उदाहरण है। अकेले उज्जैन के अंदर देखता हूँ, महाकाल बाबा की नगरी में, तो उज्जैन में पीछे से क्षिप्रा जी जाती है। क्षिप्रा जी के समय विक्रमादित्य के काल में उन्होंने एक रचना बनाई, और रचना की एक तो क्षिप्रा जी की खुद की भी धारा ऐसी बनाई कि जिसके आधार पर वो ऐसा लगता है जैसे कमर में पट्टा लपेटते हैं, ऐसी पूरी चारों तरफ क्षिप्रा जी जाती, और उनके आधार पर उनकी रचना कैसी है, जैसे हमारे लिए अगर लघु रूप से भारत के अंदर देखना चाहे तो अपने को वहाँ दिखाई देगा कि जैसे भगवान के मंदिर, देवी देवता भी जिस दिशा में धारा नदी की बह रही, वो उनकी मर्जी से उस स्थान पे बैठने के लिए उनने स्थान उपलब्ध कराया। जैसे अब पूरब की दिशा से गंगा जी जाती, तो हम सब जानते हैं कि बंगाल से आगे जाओ तो सब तो तांत्रिक पूजाएं होती, तो काली माता का मंदिर और इस प्रकार के जो आनंद है, बलि प्रथा से लेकर कई सारी चीज़ें, मैं उस पर बोलना थोड़ा सा संकट में रहेगा, लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं कि वो असम से लेकर ऊपर, तो ऐसे कैसे उज्जैन में अगर ये तांत्रिक पूजा करना, तो काल भैरव, गढ़कालिका, विक्रांत भैरव, जहाँ नदी की दिशा पूरब में, ये उधर ही बैठे हुए सारे देवता है। तो जहाँ नदी की धारा वहाँ देवता का स्थान,
और अगर सात्विक पूजा करना है तो महाकाल के साथ हमारी हरसिद्धि माता की पूजा सिंहस्थ के दरमियान जहाँ दर्शन करना, वो उत्तर दिशा नदी में बहती, वो सात्विक पूजा है। जहाँ नवग्रह मंडल बैठना, वहाँ अपने आप में नदी की दिशा पूरब से आते हुए पश्चिम की तरफ जाने का रास्ता है, वहाँ विक्रमादित्य ने नवग्रह बिठाए। और खगोल की दृष्टि से मंगल की बात करते हैं कि अतीत के काल में जब नवग्रह की रचना हो रही थी तो नवग्रहों की रचनाओं